जय माता दी। कहिए कैसे हैं आप सब। आज का मेरा कहानी है बुढ़ापे का दर्द। अपने बेटे और बहू के रोज़ के झगड़े से परेशान होकर कैलाश बाबू अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे, उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने नाजों से पालकर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते ही वह रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे कि नहीं, यह कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो वृद्धाश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्हें बताया कि अब वह भी वृद्धाश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त राधेश्याम स्तब्ध रह गया। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। कैलाश बाबू ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज़ रोज़ की कलह से परेशान आ गया हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज़ रोज़ की अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान कैलाश बाबू वृद्धाश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्धाश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वे सबके साथ हालचाल बांटते, बातें करते, रोज़ सुबह से और एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे कैलाश बाबू को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के क्लेश से कैलाश बाबू का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ ना दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। एक दिन कैलाश बाबू वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्धाश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्धाश्रम में आया है, जिसने न जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत, जो शायद उसकी माँ थी, का हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार से करीब 30-35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वह बैग उसे बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया, उनसे कुछ बात कहने लगी। वह बुजुर्ग औरत चुपचाप उसे महिला की बात को सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्धाश्रम में आ गई। कैलाश बाबू की ओर देखते ही अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी कैलाश बाबू के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। कैलाश बाबू बार बार इस महिला के चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वह उसे महिला को जानते हैं, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वह महिला कौन है। अक्सर कैलाश बाबू देखते कि वह महिला अपने पल्लू से अपना आधे से अधिक चेहरा छुपा कर रखती थी, लेकिन एक दिन जब वह महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी तो कैलाश बाबू इस समय टहलने के लिए निकले। बागवानी करते करते उस महिला के सिर से पल्लू उतर गया। कैलाश बाबू को उस महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। ना जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। उसी समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थे।
इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं। थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आया था, बस मैं आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद कैलाश नाथ जी बार बार की नज़रें बार जानकी देवी को ही ढूंढ रही थी। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश है। फिर आज ऐसा क्या हो गया? कैलाश बाबू उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो एक महिला वृद्धाश्रम में आई थी वह आज खाना खाने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि वह माताजी आज बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया है ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। वह बार बार अपने घर को याद कर रही हैं। सुबह से अपने कमरे में बैठी रोए जा रही थी, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया है। यह सब सुनकर कैलाश बाबू का मन परेशान हो गया। वे जानना चाहते थे कि आखिर जानकी देवी के साथ हुआ क्या है। इसलिए थोड़ी देर बाद विभाग में जानकी देवी के पास गए कैलाश बाबू को अपने सामने खड़ा देखकर जानकी जी थोड़ा परेशान सी हो गई। तभी कैलाश बाबू ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुँची? जानकी जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यह देखकर कैलाश बाबू और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछे कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने ही विचारों में मग्न कैलाश बाबू वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे हैं। अचानक उनका पैर क्यारी के किनारे से टकराया और वह गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्ध आश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी, आप ठीक तो हैं ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए, अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। कैलाश बाबू कहते हैं, अरे नहीं, कुछ ज़्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते कैलाश बाबू प्रांगण में रखे बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे। जब वह बाथरूम से फिसल कर गिर गए थे और उनके पैर में ज़्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा चिल्ला कर बोला, क्या संभाल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता, जब देखो चोट लगा कर बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो ना, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उससे इतना भी ना बन पाया कि अपने पिता का हाल चाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन सब कैलाश बाबू का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगे, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्चे बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं है। बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं आपकी। ना जाने ऐसा कितनी बार हुआ था जब कैलाश बाबू अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे। अपने अतीत में झांकते कैलाश बाबू अभी अपने विचारों में खोए ही हुए थे। तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र राधे श्याम जी आते हुए दिखाई दिए। राधे श्याम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर कैलाश बाबू बोले, क्या बात है राधे श्याम, आज तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। अभी राधे श्याम जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका फ़ोन आया था कि वह आज मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। राधे श्याम जी की बात सुनकर कैलाश बाबू कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र को बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी, तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा, तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो? तभी राधे श्याम जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है।
लेकिन कैलाश जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या जानकी जी के साथ ही नहीं है। वृद्धाश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई न कोई कहानी है और सभी की ज़िंदगी में वृद्धाश्रम में रहने के पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्धाश्रम नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक भर नहीं जाता तब तक वह यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी कड़वी यादों को भूलकर अपनी ज़िंदगी को यहाँ बिताने को मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बहू बेटे को, अपने पोते पोती को याद करके आंखों से आंसू बहते रहते हैं। बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन उसी घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी हैं। कैलाश जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए वे कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वह एक कागज़ पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे, तो उस पर अपने हालात बयान करते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। उसी समय वृद्धाश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज़ लगाई। कैलाश बाबू इस समय ठिठक कर बैठ गए और कागज़ को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छुपाते हुए बोले, जी बोलिए। कैलाश जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। यह बात सुनकर कैलाश जी हैरान हो गए, साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो इस समय उनका 5 वर्ष का पोता गोलू उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। कैलाश बाबू की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक वे मन मारकर वृद्धाश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमज़ोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ पर मेरे साथ हंसने वाला तो कोई है। वह पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज गोलू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। गोलू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। गोलू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी कैलाश बाबू बोले, देखो, मैं वह घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। इस समय उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी कैलाश बाबू बोले, अच्छा, तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम मुझे बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो। ज़रूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं यहाँ वृद्धाश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी भी रहा हूँ या मर गया। इतना तो तू फ़ोन करके भी मेरा हाल चाल पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धाश्रम चले क्यों गए। आज ज़रूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। नहीं, अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए कैलाश बाबू अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें अपने घर लेकर जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों रोनी सूरत लेकर कैलाश बाबू के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी माफ़ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर कैलाश बाबू का दिल पिघलने लगा। तभी गोलू बोला,
चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर कैलाश बाबू खुद को रोक नहीं पा रहे थे, परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वह घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन गोलू ने कहा तो वो घर जाने के लिए तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूँगा और जैसे ही गोलू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्धाश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। गोलू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। कैलाश बाबू के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिले, परंतु कैलाश बाबू ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहू को जो सरप्राइज मैं देने वाला हूँ उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो रात बहुत हो चुकी थी। उस समय कैलाश नाथ जी घर पर ही रुक गए। जब अपने कमरे में सोने के लिए गए तो अपनी पत्नी सुधा की यादों में खो गए। आप भी ना, 2 रोटियों से क्या पेट भरता है? एक रोटी तो और ले लीजिए, अभी गरम गरम सेक रही हूँ। एक रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए, आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं सुधा, मेरा पेट पूरा भर चुका है और कितना खिलाओगी? अपनी पत्नी को याद करते करते कैलाश बाबू सोचने लगे कि एक सुधा थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। सब्जी लाने से लेकर घर की साफ सफाई तक का सारा काम मुझसे करवाती थी। मुझे वह काम करने में भी हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी ज़िंदगी किस काम की? अपनी पत्नी की यादों में गुम पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वे बाहर आए तो बहू रेखा बोली, चलिए पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ऐसा कहते हुए रेखा के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का ही मन न बना लें, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। कैलाश बाबू उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मनसा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगते हैं, वह देखते हैं कि उनकी बहू रेखा के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगे कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। कैलाश बाबू ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रह कर भी क्या करूँगा। अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपनी मनपसंद काम करता हूँ। किसी की चिकचिक नहीं होती। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। कैलाश बाबू भी कार से निकले और अंदर जाने लगे। जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। वे दोनों अपनी कार में बैठने ही लगे थे, तभी कैलाश बाबू की आवाज़ सुनकर रुक गए। कैलाश बाबू ने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनका बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचकर कैलाश बाबू वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से जानकी जी को बुलाने को कहते हैं। जानकी जी जैसे ही बाहर आई वैसे ही कैलाश बाबू का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है, और बहू रेखा को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर जानकी जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आए और आपने मुझे बताया भी नहीं? परंतु उसकी बातों का जानकी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रेखा बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो।
कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम वृद्धाश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही। माँ कहाँ है? एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर जानकी जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वह वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ, आपने मुझे फ़ोन करके बताया नहीं? बता भी तो सकती थी। मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने की? इतना कहते हुए रेखा अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्धाश्रम में आई, मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारे भाई भाभी में कोई फ़र्क ही नहीं है। फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते हुए जानकी जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है, तो मेरी बेटी ने भी तो अपने ससुर को घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर रेखा का सिर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ, वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तभी जानकी जी बोली, बेटा, वैसे तो तुम्हारी गलती माफ़ी करने के लायक नहीं है। फिर भी अगर माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से माफ़ी मांगो। अपनी करतूतों पर शर्मिंदा हुई रेखा अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। तभी रोहन ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो कैलाश जी और जानकी जी दोनों ने ही घर जाने को मना कर दिया और कहा कि हमें अब बहू बेटे या बेटी के पास नहीं रहना है। हम वृद्धाश्रम में रहकर ही सुखी हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु कैलाश जी और जानकी जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे झेल सकें। इतना कहकर कैलाश जी और जानकी जी अपने अपने कमरे में चले गए। रेखा और रोहन दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर के ऊपर एक कागज़ रखा हुआ था, जो शायद उनकी जेब में से निकल कर गिर गया था। जब रोहन ने उस कागज़ को खोलकर देखा तो उसमें उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। हाँ, मैंने देखा है, आज मौत से पहले भी मौत आती है। जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांस आती जाती रहे। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर रोहन के दिल पर ना जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। और उधर रेखा अभी तक अपनी माँ की हालत को देखकर उस सदमे से उबर नहीं पाई थी, परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से, और माता पिता वृद्धाश्रम में हैं संतान की वजह से। दोस्तों,